बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और अहम खबरें हैं, आइए जानते हैं। अब दर्शकों, आज देश में एक सवाल घूम रहा है और उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। आपसे भी लोग पूछ रहे हैं क्या लॉकडाउन लगेगा, खबरें क्या चल रही हैं, टीवी में क्या आ रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, अखबार क्या बता रहा है। सब जगह सिर्फ एक सवाल है दर्शकों, लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। अब आपको मैं अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा सरकार की क्या तैयारी है, विपक्ष क्या कर रहा है, पेट्रोल डीजल के हालात क्या रहेंगे, आपकी गैस के हालात क्या रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन कैसे लॉकडाउन को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है, सबसे पहले वो देखिए। My challenge to the concerned person, if you have the guts, लॉकडाउन करबे किना भाबछे किना जानी ना। ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। There are some leaders who are going about saying there will be lockdown and so on. These are absolutely baseless. दर्शकों, आज लॉकडाउन को लेकर जब देश भर में बात हो रही है, पीएम मोदी ने आज बड़ी बैठक की, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल ये, लॉकडाउन लगने वाला है, ये कौन कह रहा है पहले बताता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ममता बनर्जी ने कहा लॉकडाउन लगा सकते हैं और उन्होंने बताया कि एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार यह फैसला लेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं जनता को कतार में लगा दिया है और कोविड की भी बातें की जा रही है, इसका मतलब क्या है। लेकिन संजय राउत ने तो सीधे कह दिया, उद्धव सेना से आए सामने और कहने लगे मोदी सरकार जल्द ही लॉकडाउन लगा सकती है। ये तमाम विपक्ष के नेता हैं दर्शकों जो बातें कह रहे हैं। आपको बताऊंगा क्या तैयारी है। पहली तस्वीर दिखाइए। पहली तैयारी है कांग्रेस पार्टी की दर्शकों, वो बार बार कह रही है न्यू इंडिया की असली कहानी पेट्रोल डीजल लाइन लगाओ योजना। ये कांग्रेस पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है। ये एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बताऊंगा पीएम मोदी ने क्या किया, लेकिन उससे पहले दर्शकों इस पोस्ट का असर क्या है दर्शकों, ये देखिए। अफवाह फैलाई और झगड़ा हो गया पेट्रोल पंप पर। ये यूपी के लखनऊ में हो रहा है। दिखाइए फुल फ्रेम जरा, एमएन सुनाइए। दर्शकों अफवाह का असर क्या होता है देखिए आप। ये अमेठी में दर्शकों तस्वीर सामने आई, देखिए कितना हंगामा हुआ। फुल फ्रेम दिखाइए जरा ऐसे भी।
दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, दावा यह किया गया कि ये शख्स भड़का रहा है लोगों को कि आपको सड़कों पर आना पड़ेगा और सरकार और विपक्ष की बातें भी कर रहा है। सुनवाइए जरा क्या कह रहा है। अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता रहे? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ, दम है तो बातों में आवाज उठाओ, लड़ो अपने हक। दर्शकों ये लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन इनको आज पीएम मोदी ने जवाब दे दिया है। तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बात किए देखिए आप, और सरकार ने बता दिया है कि लॉकडाउन महज एक अफवाह है, भारत में लॉकडाउन नहीं लगेगा। पहली खबर तो ये सुन लीजिए दर्शकों। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में क्या संदेश दिया है, क्या बड़ी बातें कही हैं और कौन सा फॉर्मूला बताया है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आज पीएम मोदी ने देश को बता दिया है कि देश के पास पर्याप्त पेट्रोल है। ऐसे जो लाइन लगा रहे हैं वो सुन लें, भारत के पास 60 दिनों तक कच्चे तेल का स्टॉक है, मतलब अगले 2 महीने तो कोई चिंता की बात नहीं है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई भी अभी स्थिर है। पीएम मोदी ने बताया दर्शकों, अफवाह फैलाई जा रही है कि सिर्फ 6 दिन का स्टॉक है। इस अफवाह को फैलने से रोकने के लिए समझना होगा दर्शकों आपको कि हॉर्मुज में फंसे कई जहाज निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। 1 लाख टन क्रूड ऑयल लेकर रूसी जहाज भी पहुंच गया है। एलपीजी गैस लेकर भारतीय जहाज जगवसंत गुजरात पहुंच चुका है। भारतीय जहाज पाइन गैस भारत पहुंचने वाला है और एक टैंकर ईरानी एलपीजी लेकर मैंगलोर पहुंच रहा है। हॉर्मुज के अलावा नए समुद्री रूट से तेल और गैस लाने की भी तैयारी है। मित्र देश रूस से भी तेल की खरीद में काफी बढ़ोतरी हो रही है। देखिए आप, ये हमारा स्टॉक है तेल का। हॉर्मुज से पहले से ज्यादा तेल अब दूसरे रास्तों से आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है दर्शकों, स्टॉक आप देख लीजिए आप। यही वजह पेट्रोल और रसोई गैस का कोई असर नहीं पड़ने वाला, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तेल संकट के बीच मोदी सरकार 3 फॉर्मूलों पर काम कर रही है, सुन लीजिए। डाइवर्सिफिकेशन, डिप्लोमेसी और स्टॉक। एक जगह पर निर्भरता नहीं, बातचीत करो, स्टॉक करो। लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन की अफवाह फैला रहे हैं, लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आज मोदी सरकार ने मुख्यमंत्रियों से क्या बात की है। पेट्रोल को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है, विपक्ष क्या कह रहा है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन पहले देश के हालात क्या हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान में बारूदी युद्ध छिड़ा हुआ है। खाड़ी देश में मौत का खेल चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में अफवाह गैंग की अलग ही मौत चल रही है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की चाह वाली अफवाह मिडिल ईस्ट में लगी आग की तरह फैल चुकी है। मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की अफवाह फैला रही है, जिसका नतीजा ये कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लग गई है। नहीं, कोई बहुत अच्छा है, बढ़िया है। जो है 2 रुपए बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, बाहर तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो मोदी जी हैं, सबको सामान्य रूप से सब कुछ मिल रहा है। और जो रेट बढ़ने वाली बात है तो भाई ये तो अगर चल रहा है तो थोड़ी बहुत तो समस्या का सामना करना ही पड़ेगा पब्लिक को। जिस वक्त पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के लिए त्राहिमाम मचा है, अमेरिका से थाईलैंड तक लोग गैलन लेकर दौड़ रहे हैं, पाकिस्तान में लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए हैं, उस वक्त भारत में तेल के दाम घट गए हैं। एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम कर दी है, सिर्फ इसलिए किसी को परेशानी ना हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपदा में सियासी अवसर तलाश रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके राज्य के मुख्यमंत्री से बात की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, कौन से बड़े फैसले लिए, आइए आपको बताते हैं। ये आप देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं। पीएम ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। दर्शकों देख लीजिए, इस बैठक पे सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस, भगवंत मान, उमर अब्दुल्ला समेत 25 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। दर्शकों
जिसमें तेल संकट के बीच राज्यों की तैयारियों पर समीक्षा की गई। आपको बताएं दर्शकों, इसके अलावा बैठक में टीम इंडिया पर जोर दिया गया है। मीटिंग के बीच पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से एक अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ लोग देश प्रदेश में अफवाह फैला रहे हैं, इन अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटना होगा। साथ ही युद्ध की वजह से तेल संकट पर एकजुटता की बात कही। जानकारी के मुताबिक पीएम ने कालाबाजारी करने वालों का जिक्र किया है दर्शकों। साथ ही जमाखोरी करने वालों से मुख्यमंत्रियों से कहा है कि आप सख्ती से निपटें। वहीं यह भी क्लियर कर दिया गया है कि लॉकडाउन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा और इन अफवाहों को गैर जिम्मेदाराना और हानिकारक बताया है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं दर्शकों, भारत में लॉकडाउन नहीं लगेगा और अब इसे लेकर सरकार से मंत्री भी सामने आए हैं, बयान दे रहे हैं। सुनिए मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। जब इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है, इसके बाद ज़मीनी स्तर पर कोई होर्डिंग करके और कोई चीज़ का कमी दिखाने के लिए, दाम बढ़ाने के लिए होर्डिंग करके कोई गलत काम करेंगे तो उसका बहुत सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। तो आपको समझना चाहिए, अगर कहीं गैस के लिए लाइन लगते हैं, कोई पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, तो उसके लिए राज्य सरकारों को ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की ओर से मैसेज दिया है। पार्लियामेंट के सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि कोई होर्डिंग ना हो। जब भारत सरकार इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका फायदा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सबको है। राज्य सरकारों को विशेष करके आग्रह किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई गैस, पेट्रोल, डीजल कमी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान में। उसके लिए सब मिल करके काम करना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन दुनिया में क्या हाल चल रहा है ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान में दर्शकों मारामारी हो रही है, पेट्रोल मैं लूंगा, पहले मैं लूंगा। और दर्शकों भारत में क्या हो रहा है, भारत में पर्याप्त है लेकिन लोग तसले में भर भर के ले जा रहे हैं। देखिए आप, यहाँ तसले में पेट्रोल भरा हुआ है और यहाँ पाकिस्तान में मारामारी हो रही है। अब ये देखिए आप, बांग्लादेश में 2 किलोमीटर लंबी लाइन है दर्शक, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। देखिए आप, लाइन लगी हुई है, देखते जाइए, एक के बाद एक गाड़ी वाले खड़े हुए हैं। और भारत में क्या स्थिति है दर्शकों वो भी देखिए। 500 लीटर की टंकी लेकर पहुंच गए लोग और कह रहे हैं पेट्रोल डीजल भर दीजिए। यहाँ पेट्रोल मिल नहीं रहा है और यहाँ कालाबाजारी हो रही है। अरे खत्म करने दो यार। दर्शकों थाईलैंड में आप देखिए, लोग घूमने जाते हैं, यहाँ पर तेल की कमी है, लोग लेकर भाग रहे हैं। एक के हाथ में 2-2, 3-3, 4-4 केन है और पेट्रोल चाहते हैं। लेकिन दर्शकों अब आपके लिए, भारत के लोगों के लिए बड़ी खबर बता रहा हूं। भारत में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर कम हो गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जानकारी दे देता हूं किस तरह की तैयारी भारत ने की है। और दर्शकों आपको बताऊं, मैं आपसे भी कुछ लोगों ने बोला होगा पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन आज सरकार ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। सरकार ने क्या फैसला किया है दर्शकों, जिस वक्त पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, उस वक्त भारत सरकार ने देशवासियों को एक खुशखबरी दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है दर्शकों। तेल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए कर दी है। सोचिए आप, 13 से 3। जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से 0 कर दी गई है, 0। यानी भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। दरअसल जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 से $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गए और इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा था। नुकसान कवर करने के लिए तेल कंपनियों का दाम बढ़ाने का भी एक्शन सामने आने वाला था। तभी मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके आम जनता को बड़ी राहत दी। हालांकि ये समझना होगा कि इस फैसले से दाम कम नहीं होगा। आपको बता दूं मैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रिटेल रेट सीधे सरकार तय नहीं करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां कच्चे तेल की कीमत और अपने मुनाफे के आधार पर
रेट तय करती है। लेकिन आपको बताते हैं दर्शकों, आप कहेंगे कि एक्साइज ड्यूटी क्या है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, आपको जो पैसे देने पड़ते हैं पेट्रोल के लिए, 94 रुपए, 95 रुपए, कई कई जगह पर 100 रुपए, वो कैसे आप तक पहुंचता है समझिए। पेट्रोल का गुणा गणित क्या है, इसे ध्यान से समझिए दर्शकों। बेस प्राइस यानी पेट्रोल 53 रुपए 11 पैसे का होता है, असली कीमत है पेट्रोल की। फिर उस पर दर्शकों एक्साइज ड्यूटी लगती है, यह 21 रुपए 90 पैसे, यह केंद्र सरकार के पास जाता है। फिर इसके बाद आता है दर्शकों एक और टैक्स, डीलर का कमीशन, वो होता है 4 रुपए 40 पैसे का दर्शकों, यह पेट्रोल पंप के पास जाता है। इसके बाद आता है वैट, यह वैट है दर्शकों 15 रुपए 40 पैसे, यह किसके पास जाता है, राज्य सरकार के पास। इसलिए जो 53 का आ रहा था वो कितने का मिलता है दर्शकों आपको, 94 रुपए 81 पैसे का। ये एक शहर का लिया है मैंने, अलग अलग जगह पर वैट अलग है, लेकिन अब यहां पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है, जिससे पेट्रोल के दाम तो घटेंगे लेकिन फायदा कंपनीज को मिलेगा और आपकी जेब पर भी भार नहीं पड़ेगा। अब दर्शकों, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। इसलिए कम किया गया है कि जनता के ऊपर कुछ प्रेशर या बोझ ना पड़े। विदेश में तो ऑयल का प्राइस ज़्यादा होते जा रही है और भारत में भी हम रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते, फिर रिफाइंड प्रोडक्ट्स, सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, उसके हट करके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। सो दो विषय था प्रधानमंत्री जी के मन में कि जनता को डीजल या पेट्रोल दाम बढ़ना नहीं है। दूसरा, हमारे देश में सप्लाई भरपूर होना चाहिए, जिससे कोई शॉर्टेज, कमी वगैरह होना नहीं चाहिए। लेकिन दर्शकों, आपको मैं बताऊं, अब भी देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन लगेगा। ये देखिए, ये टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन और ममता बनर्जी भी सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं लॉकडाउन लगेगा, हिम्मत है तो लॉकडाउन लगाकर दिखाओ। सुनवाइए जरा इसे। কালো পয়সায় বলে বেড়াচ্ছে আর কোনো কিছু নেই, তৃণমূল কংগ্রেসের সবাই নাকি চোর ডাকাত। আমি জীবনে এক পয়সা মাইনে নিইনি অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার। কালো পয়সা এক পয়সা চা খাই না, আমাকেও চোর বলে। এরা হচ্ছে নগ্ন শব্দের অধিকারী, এদের ভাষা নগ্ন ভাষা, এরা হচ্ছে মধ্যরাতের তাণ্ডবকারী। আর বিজেপি দল এখন নামটা কি হয়েছে জানেন, বিজেপি পার্টির সাথে মিলিত হয়ে আমরা বলছি বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াशिंग मशीन। दर्शकों, अखिलेश यादव मैदान में आए, उन्होंने कहा भाजपा राज में सिर्फ जनता लाइन में लगती है और उन्होंने कहा आगे और भी हालात खराब होंगे। अब ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया दर्शकों। लेकिन आप समझिए दर्शकों, अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि अफवाह कौन उड़ा रहा है, ये लॉकडाउन की बातें कौन कह रहा है और कौन है वो लोग जो जनता से कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए लॉकडाउन के लिए। आपको बताता हूं दर्शकों, युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हालात बेहद खराब हैं। दुनिया इस संकट से निकलने के लिए एक साथ खड़ी है दर्शकों, लेकिन भारत में विपक्षी दल के नेता सियासत कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो देश में लॉकडाउन की आशंका जता दी है। ममता बनर्जी ने कहा वो फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं और कोरोना की तरह लोगों को घरों में कैद कर सकते हैं। सरकार पर सवाल उठाए। 2021 में भी हमने लॉकडाउन के बीच चुनाव लड़ा और जीता। ममता ने आगे कहा चाहे लॉकडाउन लगे, किसी भी स्थिति में हम लड़ने को तैयार हैं। अब ममता के लॉकडाउन वाले बयान पर संजय राउत ने, उद्धव पार्टी ने भी समर्थन कर दिया है। संजय राउत ने कहा ममता बनर्जी की बात में दम लगता है। साथ ही कहा जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कतारें लगी हुई हैं और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल है, तो लगता है कि पीएम मोदी एक बार फिर 10-15 दिन के लिए लॉकडाउन लगा देंगे। डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं, कह रहा है विपक्ष। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि सरकार के सारे मंत्री और नेता झूठ बोल रहे हैं। किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाओ, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन जैसे हालात का भी जिक्र कर दिया है।
आपको बताएं, इसको लेकर सरकार ने कहा है कि कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है, ये सारी अफवाहें हैं। सुनिए जरा नेता किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, सुनवाता हूं। आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी गैस एजेंसी पे चले जाएं, बड़े पैमाने पे लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। और फिर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हाउस में ये कहा कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है, और फिर उनके जितने नीचे नेता हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, एक और डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, इनके लोग इनके इशारे पर आप लोगों के माध्यम से झूठ बोलवा रहे हैं। कम से कम सच बोलना चाहिए। और देश की जनता इतनी भोली भाली सीधी है, अगर आप पे गैस नहीं है तो वो कंडे, लकड़ी, कोयले का इंतजाम कर लें, वो खाना बना लेंगे, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल, रेशन और रॉकेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए, और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं। सोचिए, आप विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा सकती है सरकार, लेकिन दर्शकों इस वजह से देश में क्या स्थिति होती है मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर डीएम को उतरना पड़ा और पुलिस की निगरानी में पेट्रोल बट रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये देखिए, लोगों से अपील की जा रही है कि आप दिक्कत में नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। तेल की कोई भी कमी नहीं है, अभी किसी प्रकार का तेल नहीं मिलेगा कि कितनी गाड़ी अनलोड हो रही है। ये 3 से 4 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे बाद आपको तेल मिलेगा। तेल की कोई भी कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों पर ध्यान न दें कि तेल नहीं मिलेगा। तेल बहुत पर्याप्त है और तेल आ रहा है बराबर, आप लोग को मिलेगा तेल। लेकिन समस्या ये है कि इनके कर्मचारी दिन भर से बांटे थक गए हैं, वो भी घर जा चुके हैं। ये देखिए दर्शकों, बावजूद इसके लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कह रहे हैं हम पेट्रोल लेंगे, हम पेट्रोल लेंगे, इसके लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। अमेठी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये देखिए। लेकिन दर्शकों, यहां पर माहौल खराब किया जा रहा है और अब योगी आदित्यनाथ और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। दिखाते हैं आप। मिडिल ईस्ट युद्ध से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। कई देशों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई है, तो कई देशों में तेल और गैस का कोटा सिस्टम लागू हो गया है। भारत में अभी वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अफवाह गैंग ने जबरदस्त पैनिक क्रिएट कर दिया है। सरकार संकट से निपटने के लिए इंतजाम कर रही है, लेकिन विपक्ष लॉकडाउन जैसी स्थिति बनाने में लगा है। संकट में देश में सियासत करने वालों की कमी नहीं है। नेतृत्व कर रही हैं बंगाल से ममता दीदी, तो दूसरी तरफ यूपी में बबुआ ने जिम्मेदारी संभाली। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन पर संकट को भयावह बताने में जुट गई है। विपक्ष की सियासत की वजह से पूरे देश में लोग गैस और तेल के लिए कतार में लग गए हैं। लेकिन अब कालाबाजारी वालों पर एक्शन सख्त होगा और इसके लिए राज्य सरकारों ने चेतावनी जारी कर दी है। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कहीं पर गैस एजेंसियां अगर गलत तरीके से पैसे मांगती है या गलत तरीके से एक आर्टिफिशियल इस प्रकार से उसमें कमी लाने की कोशिश करती है, तो उसकी आप कंप्लेंट करिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा। स्थिति चिंताजनक है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा विपक्ष दिखा रहा है। इसलिए बहकावे में मत आइए, संकट में सवाल उठाने वालों के बजाय समाधान वालों का साथ दीजिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं सबसे पहले यूपी में किस तरह के एक्शन की तैयारी है। कोई कहे कुछ भी, बाबा के बुलडोजर का तेल फुल है, उसकी टंकी फुल है दर्शकों। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही अफवाहें हैं दर्शकों, इसलिए लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए, लखनऊ से अमेठी तक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ अब सीएम योगी ने पुलिस फोर्स को आदेश दिया है, मौके पर उतार दिया है। यह फैसला अमेठी, गोंडा और लखनऊ में झड़प के बाद लिया गया है। अमेठी में पेट्रोल पंप पर माहौल बिगाड़ने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और लखनऊ में पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है।
बदमाशों को चेतावनी दे रही है, क्योंकि सीएम योगी ने अफवाह गैंग के खिलाफ क्लियर कट मैसेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और कालाबाजारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासतौर पर तेल और गैस के लिए अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सीएम योगी ने कहा, पेट्रोल और डीजल की किल्लत सिर्फ अफवाह है। यूपी में किसी को भी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। साथ ही सीएम योगी ने यह भी बता दिया कि यह वक्त एकजुटता का है। ऐसे में यूपी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर भी तैयार है, बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। और इसको लेकर दर्शकों अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आई है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, अफवाहों के चक्कर में ना आइए। सारे पेट्रोल पंप पे सामान्य रूप से पेट्रोल डीजल मिल रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से पेट्रोल पंप खाली है। ये देखिए किस तरह से पेट्रोल पंप खाली है और लोग सामान्यतः रूप से यहाँ पे पेट्रोल डीजल भराने के लिए आ रहे हैं। जैसे हर दिन आते हैं उसी तरह से आज भी आ रहे हैं। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से नॉर्मल रूप से यहाँ पे पेट्रोल और डीजल मिल रहा है और कोई यहाँ पे पैनिक माहौल नहीं है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इस समय देश में लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कहां से आएंगे जहाज, तेल कहां से आएगा। आपको बताता हूं दर्शकों, युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से कितने जहाज आ गए। इनकी तस्वीर देखिए। कतर से शिवालिक आया दर्शकों, सबसे पहले ये एलपीजी लेकर आया। इसके बाद दिखाइए कौन सा जहाज आया। इसके बाद कतर से ही एलपीजी लेकर आया नंदा देवी। ये दूसरा जहाज था दर्शकों जो भारत पहुंचा था। मूव कीजिए इसे। इसके बाद दर्शकों कतर से गैस लेकर अपोलो ओशन भी भारत पहुंचा। अलग अलग पोर्ट्स पर ये उतर रहे हैं, कुछ मैंगलोर, कुछ मुंबई, कुछ गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर। अगली तस्वीर दिखाइए। अब दर्शकों एक और जहाज आ गया, देखिए ये एलपीजी जहाज है जगबसंत। फुल फ्रेम दिखाइए इसे जरा। अब दर्शकों एक और जहाज पाइन गैस भी आ गया और इसे लेकर भी तैयारी की जा रही है। मूव कीजिए इसे। अगली तस्वीर दिखाइए। अब दर्शकों एक और जहाज आ रहा है अमेरिका से गैस लेकर, पाइसिक्स पायनी। ये जहाज भारत पहुंचने वाला है दर्शकों, देख लीजिए इस तस्वीर को। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। अत्यंत दर्शकों आप लोगों से लगातार सरकार ये कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। पीएम मोदी ने क्या कहा है गैस को लेकर, सुनिए जरा। अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं लगातार जहाज आ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं और भी जहाज आए हैं जो तेल लेकर पहुंचे। जगलाट की ये भारत के लिए कच्चा तेल लेकर आया दर्शकों। और एक और जहाज आया, मूव कीजिए इसे। यह है रूस से एक्वा टाइटन, ये भी तेल लेकर आया है और रूस से भारत की फिर से तेल खरीदने की तैयारी की जा रही है। लेकिन दर्शकों आज आपको बताता हूं मैं, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर गंभीर बातें हो रही हैं। चर्चा यह की जा रही है कि भारत के पास तेल और गैस कहां से आएगी। मिडिल ईस्ट में तो युद्ध चल रहा है। तो दर्शकों आपको बताता हूं भारत की तैयारी क्या है। मोदी का प्लान 41 सुन लीजिए दर्शकों। कच्चे तेल और गैस के मामले में भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, यह दुनिया जानती है। भारत विदेशों से कच्चे तेल का 85% हिस्सा आयात करता है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी का 50% हिस्सा बाहर से आता है। देखिए कतर से भारत सबसे ज्यादा एलएनजी आयात करता है। भारत अपनी एलपीजी खपत का 60% हिस्सा खरीदता है। एलपीजी आयात का 90% हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते आता है। दर्शकों देख लीजिए, भारत एलपीजी और एलएनजी, ये देख रहे हैं आप, रूस का भी जहाज आ रहा है। रूस, इराक और कतर से लेता है। एक के बाद एक देश का जहाज आ रहा है। युद्ध के बीच भारत ने अमेरिका से भी गैस आयात की। कच्चा तेल भारत कई देशों से इस वक्त खरीद रहा है, जिसमें रूस, कतर, अलग अलग देश शामिल है। इसमें सबसे पहले स्थान पर रूस आता है दर्शकों और दूसरे स्थान पर आता है इराक। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से भी भारत कच्चा तेल लेता है। भारत में हर दिन कच्चे तेल की खपत लगभग
55 लाख बैरल है और युद्ध की वजह से भारत में ऊर्जा सुरक्षा एक चुनौती बनी हुई है। इसलिए भारत ने तेल गैस व्यापार पर दूसरी नीति अपनाई है। दर्शकों, युद्ध संकट से बचे हुए देशों से तेल गैस मंगाया जा रहा है, जिसमें रूस पहले नंबर पर है। फिर आपको बता रहा हूं, फिलहाल भारत कुल 41 देशों से ऊर्जा आपूर्ति कर रहा है, इसलिए इसे प्लान 41 कहा गया है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। खाड़ी क्षेत्र में कोई भी भारतीय ध्वज या नाविक के विषय में कोई सूचना पिछले 24 घंटे में नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। पर्शियन गल्फ में जो 20 जहाज हैं भारतीय ध्वज के, उस पे 540 भारतीय नाविक हैं, वे भी सुरक्षित हैं। लेकिन दर्शकों, संकट के समय भारत जो कूटनीति अपना रहा है वो कैसी है? आज हमने एक्सपर्ट से इसी से जुड़ा सवाल किया है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। क्रूड ऑयल जो आप कहते हैं, जो ऑयल रिफाइन किया जाता है, उसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल से बढ़ गई हैं ज्यादा। लेकिन इसके बावजूद कि 150 देशों ने अपनी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं, यानी जो उपभोक्ता देता है, भारत में ये कीमतें नहीं बढ़ी, क्योंकि सरकार ने ऑयल कंपनी से कहा है कि आप अपनी कीमतें अभी स्थिर रखिए। कुछ हमारे मित्र हैं, देश हैं, जिनसे हम एलपीजी या एलएनजी, एक तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जो आप सिलेंडर में खरीदते हैं, फिर दूसरी होती है एलएनजी जो पाइप गैस आपके घर में आती है। हम उन देशों से पहले नहीं लेते थे, मिसाल के तौर पे अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना से इस साल के 2026 के पहले 3 महीनों में हमने इतनी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो सिलेंडर में भरी जाती है, इतनी खरीदी है जितना हमने पिछले साल, पूरे पिछले साल नहीं ली थी। 2-3 दिन के अंदर जो लोग सिलेंडर में ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, काला बाजारी करते हैं, चोर बाजारी करते हैं, वो सब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी गैस आ जाएगी, इतने सिलेंडर आ जाएंगे कि फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर रूस से हमने समझौता कर लिया है दोबारा कि भाई दोनों एलपीजी। अब दर्शकों आपको बताता हूं, जब रूस से बातचीत कर रहा है भारत, रूस से तेल भी ले रहा है। इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि युद्ध से दुनिया में संकट आएगा, और आज उन्होंने दर्शकों कोविड तक का जिक्र कर दिया है। कोरोना का जिक्र क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। संघर्ष की स्थिति तेजी से बढ़ रही है और आज वैश्विक स्थिति में इसका और अधिक महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। यह वैश्विक लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन चेन और पूरी तेल उत्पादन तथा ईंधन रिफाइनरी उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे उद्योग इन भारी झटकों का सामना कर रहे हैं और इसका कारण आगे क्या होगा, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। सोचिए आप, व्लादिमीर पुतिन कहते हैं इसका अनुमान लगाना मुश्किल है दर्शकों, लेकिन वो किस ओर इशारा कर रहे हैं दर्शकों? वो दौर आपको याद है जब सब मास्क लगाते थे? आप देखिए, ये वही दौर की तस्वीरें हैं दर्शकों। अब ईरान युद्ध ने दुनिया में असमंजस की स्थिति बना दी है। ईरान युद्ध का कोई स्पष्ट अंतर नजर नहीं आ रहा है, कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, माफ कीजिए। हॉर्मुज बंद होने से कई देश ऊर्जा समस्या से जूझ रहे हैं और दुनिया में आर्थिक मंदी की भी कई सारी संभावनाएं पैदा हो गई हैं। इन समस्याओं से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चिंतित हैं दर्शकों। पुतिन ने कहा यह संकट कोरोना वायरस के झटके की तरह है। याद है ना आपको कोरोना में कैसे लॉकडाउन लगा था? कोरोना काल की तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जंग में शामिल देश भी नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है, यानी डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जानते। इसकी तुलना कोविड महामारी से की जा सकती है, यह कहते हैं व्लादिमीर पुतिन। और युद्ध की वजह से हाइड्रोकार्बन, धातु और उर्वरक कंपनियों पर भी भारी दबाव पड़ रहा है दर्शकों, जिससे कई देशों में विकास की रफ्तार धीमी हो गई। ये व्यापारी जो मुझे सुन रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। रूस ने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से शांति की अपील की है।
कहा है आक्रामकता और शत्रुता समाप्त करना ही बुद्धिमानी है। और ये सही कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। एक्सपर्ट क्या कहते हैं व्लादिमीर पुतिन की बात पे, वो भी आपको सुनवाता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन 20 से 25% पूरे वर्ल्ड की ऑयल एंड गैस सप्लाईज वहां से जाती हैं। साथ साथ अब ये भी खतरा बना हुआ है कि वो रेड सी से जो रास्ता है, जो बाब अल मंदेब का स्ट्रेट है, उसको अगर बंद कर दिया तो वहां से स्विस कैनाल ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता है, क्योंकि वहां स्विस कैनाल से निकल के आएंगे तो नीचे रेड सी के जरिए बाब अल मंदेब से ही। तो ये जो पूरा रूट अगर बंद होता है तो ऑल्टरनेटिव रूट बनता है केप ऑफ गुड होप से। तो जितनी ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैं, चाहे वो शिपिंग इंडस्ट्री की हो, उसकी इंश्योरेंस की हो, ट्रैवलिंग की हो, उसमें जो फ्यूल लगता है इन टैंकर्स में, ये सारी की सारी कॉस्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स जो जितने भी हैं, ये सारे बड़े मेजरली इंपैक्ट होते हैं। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, चाहे आप ऑयल एंड गैस के नजरिए से देखें या एक सप्लाई चेन के नजरिए से देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से, तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है अगर ये युद्ध थमता नहीं है अभी तो। लेकिन दर्शकों, सवाल ये, इन सब का जवाब सिर्फ एक जगह है, वो है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध में दर्शकों। और डोनाल्ड ट्रंप तो दर्शकों मान ही नहीं रहे। अब वो कह रहे हैं कि ईरान पर मैं आखिरी वार करने की तैयारी कर रहा हूं। और लोगों ने कहा, एक्सपर्ट ने कहा कि आप डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना जमीन पर उतारने वाले हैं। तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, हॉर्मुज में इस समय ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है और जो जहाज दुश्मन देश के हैं उस पर हमला कर रहा है। देखिए जरा, ईरान ने एक और जहाज पर हमला किया है और लगातार ये तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन दर्शकों, कुछ जहाज ऐसे हैं जिन पर ईरान लगातार हमले करता रहा है और उसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने निकल कर आई। इसके बारे में भी कहा जा रहा है ये पहले का जहाज है जिस पर हमला किया, लेकिन इसकी जलती हुई तस्वीर अब सामने आई है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो रहा है दर्शकों, और इसलिए इजराइल बार बार ईरान को चेतावनी देकर बमबारी कर रहा है। दिखाइए जरा, इस्पान में इस बार इजराइल ने जबरदस्त हमला कर दिया है। दर्शकों, एक तरफ इजराइल के हमले जारी है, दूसरी तरफ आप देखिए ईरान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर भी लगातार बम बरसा रहा है इजराइल। और ऐसी लगातार कोशिश में इजराइल लगा हुआ है कि ईरान इस जंग में हार जाए। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। पहले 5 दिन की मोहलत दी, वो कल ही खत्म हो रही थी। देखिए, अब 5 से बढ़ा के 10 दिन कर दिया। दिखा रहा हूं ना मैं आपको, ये 10 दिन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं बड़ी गुजारिश के बाद 10 दिन तक इंतजार करने को तैयार हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप लगातार बदलते जा रहे हैं दर्शकों, और उन पर ही निर्भर करता है ये सब कुछ। लेकिन दर्शकों, उन पर तो भरोसा ही करना दिक्कत वाली बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब बदल जाए किसी को नहीं पता। ईरान के पावर प्लांट पर हमले की डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दी है दर्शकों। ट्रंप ने दावा किया ये ईरान की अपील पर किया गया है। इस बार ट्रंप ने डेडलाइन 10 दिन के लिए बढ़ा दी है। देखिए, जैसे उनके चेहरे बदल रहे हैं, डेडलाइन भी बदल रही है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 6 अप्रैल रात 8 बजे तक के लिए रोक रहा हूं हमले। ट्रंप ने ईरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत में प्रगति के भी संकेत दिए। सबसे पहले ट्रंप ने हमले के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर अल्टीमेटम पूरा होने से पहले 5 दिन के लिए उसे बढ़ा दिया। डेडलाइन पर ट्रंप के इस कंफ्यूजन के बड़े मायने लगाए जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ट्रंप ईरान पर बड़े हमले के मूड में है दर्शकों, और ईरान ने बातचीत के दावे को फिर से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ झूठ कह रहे हैं, युद्ध अभी जारी है। सुनिए जरा ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। यह आक्रामक युद्ध सरासर अनुचित है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को इस आक्रमण की शुरुआत की। मीनाब के सजराहत तैयबे प्राथमिक विद्यालय को निशाना बनाना एक युद्ध अपराध था, जिसकी सभी को स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए। ये महज एक घटना या गलती नहीं थी। दर्शकों, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, इसे आप देखिए।
ईरानी मिसाइलों के रडार पर इजराइल और यूएस, यानी ईरान इस बात को जानता है, इसलिए वो भी रुक नहीं रहा है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इंतजार कर रहे हैं तो क्या अपनी सेना उतारेंगे? लेकिन देखिए, मैंने बताया था कि खलीफा की बुर्का ब्रिगेड मैदान में आ गई है। आज कुछ और महिलाएं आई हैं। ये कुर्दिश महिलाएं हैं जो अब जंग लड़ने के लिए मैदान में आ गई हैं। लेकिन दर्शकों, सोचिए आप, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिक उतारेंगे तो कितने उतारेंगे बताइए मुझे? 10-5 हजार, इससे ज्यादा नहीं उतार पाएंगे। और इसलिए ईरान कह रहा है कि हम तो लाखों में हैं, हजार कैसे मुकाबला करेंगे? ट्रंप अब ईरान के खिलाफ गहरी साजिश रच रहे हैं। जमीन और आसमान से एक साथ हमले की फिराक में है। ग्राउंड ऑपरेशन में सफलता के लिए 10,000 मरीन कमांडोज भेजने की तैयारी है। अमेरिकी फोर्स ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कब्जा करने की फिराक में है। इसके अलावा खार्क और सत्ता परिवर्तन में भी कमांडोज की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि खार्क आइलैंड पर कब्जा ट्रंप की सदियों पुरानी चाहत है। खामनेई शासन का खात्मा कर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अपनी हुकूमत चाहते हैं, लेकिन ट्रंप के लिए इस प्लान को लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ईरान ने ग्राउंड वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। IRGC ने अपने जवानों की भर्ती भी शुरू कर दी है, और इसके अलावा महिलाएं भी युद्ध के मैदान में हुंकार भर रही हैं। ईरान में 10 लाख फोर्स तैयार करने का दावा किया जा रहा है, और यह फोर्स अगर तैयार हुई दर्शकों, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल रहेगा। सुनिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करने में 10 दिन का और एक्सटेंशन देने के दो मतलब हो सकते हैं। ये भी कि वो अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता करना चाहता है, और ये भी कि वो ईरान को पीस डील के ऊपर विचार करने का और समय दे, क्योंकि ईरान ने ये संकेत दिया है कि उन 15 शर्तों में लेबनान और हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जाए। ईरान ने बेशक कहा है कि वो बाब-एल मंडेब में भी अवरुद्ध पैदा करेंगे, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया है, लेकिन यमन के विद्रोहियों ने कहा है कि लाल सागर का बाब-एल मंडेब नेविगेशन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। पर कुल मिला के अगर इस युद्ध में देखा जाए तो ईरान की जो रणनीति है वो स्ट्रेटेजिक मालूम पड़ती है, और जो अमेरिका की है वो टैक्टिकल लेवल की मालूम पड़ती है। अब दर्शकों, सोचिए आप, क्या वाकई इस समय स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि दोनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए? यही सवाल पूछा गया ईरान से, तो IRGC के जवानों ने बताया, हम तो आराम से मौज मस्ती में युद्ध लड़ रहे हैं, और ये तस्वीर जारी की, वीडियो जारी किया। लेकिन दर्शकों, आप समझिए, ईरान कह रहा है कि हम तो जूस पी के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे शिप्स पर हमला भी किया जा रहा है। मूव कीजिए दर्शकों इसे। दर्शकों के लिए एक और तस्वीर लेकर आए हम। ईरान का खाड़ी देशों पर हमला जारी है। ये बड़ी बात है दर्शकों, अगर आप समझेंगे इसे तो पूरी तरह से आपको नजर आएगा कि इस समय ईरान मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाकर अमेरिका इजराइल को कमजोर कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इधर इजराइल भी नहीं रुक रहा है। नेतन्याहू ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, हम तो ईरान को खत्म करके ही दम लेंगे। लेकिन दर्शकों, इस युद्ध में एक बात है, क्या वाकई सेना इतने दिनों तक युद्ध लड़ सकती है? यही सवाल पूछा जा रहा है इजराइल और ईरान और अमेरिका से। ईरान इजराइल के शहरों में तबाही मचा रहा है। ईरान का दावा है दर्शकों कि अमेरिका के सैनिक भाग रहे हैं। ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है, गल्फ देशों में अमेरिकी सैनिक बेस छोड़कर भाग रहे हैं। सैनिक जान बचाने के लिए नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, और ईरान की सेना पूरी ताकत के साथ जवाब दे रही है। वहीं इजराइल की सेना जो बार बार दावा करती है कि हम मजबूत हैं, वो सैनिकों की कमी से जूझ रही है। इजरायली सेना के अधिकारी ने इसको लेकर चेतावनी दी।
सैनिकों की कमी से इजरायली डिफेंस फोर्स के ढहने का खतरा है। इजरायली सेना 900 दिनों से ज्यादा वक्त बीत चुका है, तब से जंग लड़ रही है। ईरान लेबनान के खिलाफ युद्ध के चलते कई मोर्चे खुल गए। अगर सरकार सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाती है तो कुछ जगह पर बड़े सुरक्षा गैप भी रह सकते हैं। गाजा, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक की सीमाओं पर सेना को ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी। अनुभवी फील्ड कमांडर्स और अधिकारियों की संख्या घट रही है। यदि तुरंत नए सैनिक की भर्ती, संसाधनों का प्रबंधन नहीं किया गया तो आईडीएफ पर गंभीर खतरा मंडराने लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा दर्शकों, ये इजराइल डिफेंस फोर्स कह रही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या युद्ध जल्द ही रुक जाएगा? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। बिल्कुल भारी पड़ गया है अमेरिका इजराइल को ईरान से जंग, और उन्होंने बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया था ईरान की मिलिट्री ताकत, विल पावर और स्टैमिना को। अब वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। देखिए, वो आईडीएफ के कमांडर ने कहा है कि हमको और लोग मोबिलाइज करने पड़ेंगे, जो कि पॉपुलर डिसीजन नहीं है इजराइल में। कहते हैं 900 दिन से हम लड़े जा रहे हैं, थके जा रहे हैं। ये गैम्बल किया था नेतन्याहू साहब ने, वो मिसकैलकुलेशन हो गई लगती है। इजराइल एक बहुत अच्छा लड़ाका देश है, मिलिट्री प्लानिंग बड़े आले दर्जे की होती है, लेकिन डेफिनेटली इस बार ओवर रीच हो गई है और मिसकैलकुलेशन हो गई है, जो बहुत महंगी पड़ रही है। अब दर्शकों, जहां से ये युद्ध शुरू हुआ था, फिर से घूम फिर के वही सर्कल बन रहा है और वही युद्ध आ गया है। कहां पर दर्शकों? न्यूक्लियर को लेकर। आपको याद है लारी जानी की मौत के बाद तमाम सवाल उठे। लारी जानी, खामनेई, सब कुछ खत्म हो गया है तो ईरान क्या करेगा दर्शकों? अब आपको दिखाता हूं। लारी जानी के भाई कह रहे हैं कि हमें तो परमाणु चाहिए, हमें फिर से परमाणु बनाना है। और ईरान की तरफ से आज ये वीडियो भी जारी किया गया है जो बहुत कुछ दिखाता है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। एक तरफ लारी जानी के भाई परमाणु की बात कहते हैं और ये देखिए, नतांज न्यूक्लियर साइट पर ईरान पर हमला किया गया था। उसके बाद सवाल उठे थे कि आखिर वहां पर क्या हुआ है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, अभी इस समय ईरान हो ना हो इस युद्ध में एक कदम आगे चल रहा है, क्योंकि उसके पास है हॉर्मुज की ताकत, जो दुनिया को तेल के संकट से परेशान कर रही है। और अब अमेरिका के साथ जंग के बीच में ईरान ने परमाणु बनाने की मांग फिर से की। आईआरजीसी और कट्टरपंथी नेता परमाणु हथियारों की रट लगा रहे हैं। कह रहे हैं परमाणु बम बनाओ, भले ही तबाही मच जाए। अमेरिका, इजराइल ने जून 2025 में ईरान पर अटैक किया था, आपको याद होगा दर्शकों, और ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया था ताकि ईरान किसी भी तरह के परमाणु हथियार ना बना पाए। अब आयतुल्ला खामनेई समेत 40 कमांडरों की मौत के बाद ईरान की मीडिया में परमाणु हथियार बनाने की चर्चा हो रही है। हाल ही में मारे गए लारी जानी के भाई ने परमाणु बनाने पर जोर दिया है और ईरान की मीडिया से बात करते हुए कहा, हमें एनपीटी को सस्पेंड कर देना चाहिए। एनपीटी क्या है दर्शकों? परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। लारी जानी के भाई ने कहा, परमाणु हथियार ही हमें सुरक्षा देंगे, ऐसे हथियार होंगे तो भविष्य में ईरान पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। कट्टरपंथी नासिर तुराबी ने खुलेआम परमाणु हथियारों का समर्थन कर दिया और ईरान की जनता की मांग है परमाणु हथियार बनाने के कदम उठाने होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुद इस बात को कहा। ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम मलबे में दबा है और ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाए हैं, लेकिन इतने यूरेनियम से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो क्या फिर से ईरान परमाणु बम बनाएगा? सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पब्लिक है ईरान में, वो काफ़ी आयतुल्ला खौमेनी के जो उनकी जो कट्टरवाद सोच है, जो नफरत वाले प्रोपेगेंडा, उसके साथ मतलब कदम से कदम मिला के चलती है वहाँ की जनता। तो देखिए, इतना आसान नहीं होगा, पर सवाल ये भी है कि आईआरजीसी कब तक इसमें रहेगी। जो मोसैक डॉक्ट्रिन है, जिसमें कि 31 जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे इन्होंने पावर दे दी है 31 लीडरों को आईआरजीसी के, कि वो ये अपने ही डिसीजन लेके ये युद्ध को आगे लेके चले। इस पे ऑर्डर चलाना आईआरजीसी पे अब किसी के हाथ में नहीं है।
वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट कमांडरों के ऊपर है, IRGC के। तो ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि 31 के 31 हाँ में हाँ मिला के एक दूसरे के साथ कदम रख के चलेंगे। तो इसमें काफ़ी लोग हैं जो ये जो युद्ध है इसके खिलाफ हैं, और वो ईरान की जो खोमेनी सरकार है, जो कट्टरवाद सरकार है, इसका साथ नहीं देना चाहती। अब दर्शकों, आज युद्ध में एक गजब की घटना घटी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वो परेशान हो गया दर्शकों इस घटना के बाद। आपको बताता हूं हुआ क्या, ये आप देखिए। तेहरान में दर्शकों IRGC के हेडक्वार्टर पर इजराइल ने धमाका किया। ये वो हेडक्वार्टर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसके ठीक कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर दूरी पर है पाकिस्तान का दूतावास। पाकिस्तान डर गया, क्या करें, ये कहीं हमें तो नहीं मार रहे हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कितनी पास बम धमाका किया गया है दर्शकों। हालात ऐसे खराब है, पाकिस्तान के आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई। एक तो लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है, तेल है नहीं, पेट्रोल है नहीं, ऊपर से पाकिस्तानी दूतावास के पास बम धमाका। शहबाज और मुनीर परेशान हो गए दर्शकों। लेकिन दर्शकों करते क्या ना करते, अब वो धमकी दे रहे हैं दर्शकों। वो कह रहे हैं कि हमें कतर ना समझें, अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल को जवाब देंगे। सोचिए आप, पाकिस्तान भी धमकी दे रहा है। हम अगला पाक आर्मी की तरफ से लगातार इस तरह की बातें पहले भी कही गई हैं, सुनवाते हैं आप, सुनवाइए जरा। पाकिस्तान कैन बिकम द नेक्स्ट टारगेट। हम अगला टारगेट हो सकते हैं, इसको लेकर पाकिस्तान की सेना में बिल्कुल चिंता नहीं है। पाकिस्तान और दूसरे देशों में बड़ा अंतर है। हम घोषित रूप से न्यूक्लियर पावर हैं। न्यूक्लियर पावर पर कोई हमले का रिस्क नहीं ले सकता है। अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो उसके भयानक परिणाम होंगे जिसे दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर। दर्शकों, न्यूक्लियर की धमकी सिर्फ पाकिस्तान के पास यही है, और सबसे बड़ी बात यह कि अब वो इजराइल को धमकी दे रहा है, जो इजराइल अभी ईरान में तबाही मचा रहा है। इजराइल ने गुरुवार को तेहरान पर बड़ा हमला किया, और इजराइल ने तेहरान में पाक दूतावास के करीब अटैक किया। दर्शकों, हमले के बाद पाकिस्तान के राजदूत का आवास समेत पूरा इलाका हिल गया। इस हमले की जानकारी जैसे ही पाकिस्तान को पता लगा, कड़ी नाराजगी व्यक्त कर दी पाकिस्तान ने इजराइल को चेतावनी दी। बताइए, पाकिस्तान ने कहा हमें कतर ना समझे, ये भूल ना करे इजराइल को याद रखना चाहिए पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर दुनिया में कहीं भी हमारे डिप्लोमेट्स को नुकसान पहुंचा तो हम ऐसा हमला करेंगे कि याद रखोगे। बताया जा रहा है इजराइल ने पाक दूतावास को निशाना नहीं बनाया था। हमले के बाद पाकिस्तान के सभी राजनयिक और स्टाफ सुरक्षित हैं। दूतावास की खिड़कियों के कांच भी सही सलामत है। अब इजराइल की बमबारी के बाद आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने IRGC के हेडक्वार्टर को टारगेट किया है दर्शकों, और अटैक किया। बताया जा रहा है कि हेडक्वार्टर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पाक दूतावास है। हमले के बाद इजराइल पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ गई है। पाक जो खुद को जंग का मीडिएटर बता रहा था दर्शकों, अब वही इजराइल को धमकाने पर आ गया। सोचिए आप, ये कल तक मीडिएटर बने हुए थे, लेकिन कैसे पाकिस्तान डर गया, घबरा गया। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अच्छा, आप इसको एनालिसिस करें तो आप ये ज़रूर पाएंगे पाकिस्तान की हैसियत नहीं है इस समय कि वो कुछ भी इजराइल प्लस US ब्रैकेट के अंदर प्लस US के खिलाफ कुछ बोल पाए, क्योंकि कहाँ एक तरफ उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफर कर रहे हैं कि हम अपनी जगह, हम अगर एक्सेप्टेबल हो तो हम मेडिएशन भी कर सकते हैं, और कहाँ अगर आप बोल रहे हैं कि चुप नहीं बैठेंगे, और वैसे भी अगर चुप नहीं भी बैठेंगे तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, क्या कर सकते हैं इजराइल के खिलाफ। एरियल स्ट्राइक F-16 में कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। कोई मिसाइल अपने यहाँ से छोड़ पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इतना हिम्मत रखेंगे वो कि वो अपनी मिसाइल्स को कर पाएँ। क्या वो किसी नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन ले पाएंगे? इम्पॉसिबिलिटी एज फार एज आई एम कंसर्न। कर सकते हैं तो वो एक बड़ी चीज़ कर सकते हैं, क्लेम्स ढंडोरा जरूर पीट सकते हैं, माइक लगाकर जोर जोर से चिल्लाया जा सकता है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन दर्शकों, इस युद्ध में ईरान भारत के साथ है। वो जानता है कि भारत शांति का पक्षधर है, भारत युद्ध नहीं चाहता। इसलिए आज ईरान की तरफ से थैंक यू इंडिया भी कहा गया।
ईरान ने अपनी मिसाइल पर थैंक यू इंडिया लिखा है, क्योंकि भारत की तरफ से कहा गया है कि हम सिर्फ शांति चाहते हैं। दर्शकों, इधर हॉर्मुज से भारत के जहाज लगातार निकल रहे हैं। यह भारत की कूटनीति है। दर्शकों, अपोलो ओशन भी जल्द ही भारत की तरफ बढ़ रहा है और आपको बताएं इसकी भी जानकारी आ गई है सामने। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, ईरान भारत को थैंक यू कह रहा है। आप सोचिए, जिस युद्ध में ईरान कई दुश्मन देश पर मिसाइल बरसा रहा है और यह भी कह रहा है कि उनके जहाज नहीं निकलने देंगे। इस बीच ये मिसाइल है, दर्शकों देख रहे हैं आप, इसी मिसाइल पर लिखा हुआ है थैंक यू इंडिया। ईरान इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। अब ईरान मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया भी लिख रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आया दर्शकों, जो हमने आपको दिखाया, जिसमें ईरानी सैनिक मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। आपको बताएं, इसके बाद मिसाइल को हमले के लिए दाग दिया गया है। आपको जानकारी दे दें, ईरान ने कहा कदम उन देशों के प्रति आभार है जिन्होंने जंग के वक्त में ईरान का समर्थन किया है। जंग के बाद ईरान भारत के हित में फैसले ले रहा है। हॉर्मुज में जहां हजारों जहाज फंसे हुए हैं दर्शकों, वहां भारत के जहाज लगातार हॉर्मुज पार कर रहे हैं। अब तक 8 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस लेकर आ चुके हैं। ईरान ने भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से निकलने की छूट दी है। आपको जानकारी दें, अमेरिका और दुश्मन देशों के जहाजों को टारगेट किया जा रहा है और इस बीच भारत के जहाज आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं भारत की कूटनीति को लेकर फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऐसा मुझे लगता है कि एक डिवीजन क्रिएट करने के लिए इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और कहीं ना कहीं भारत जैसे देशों को ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हमारे साथ अलाइंड है। क्योंकि कल आपने ये भी खबर देखी होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आधिकारिक तौर पर ईरान ने जिन 5 देशों के लिए खोला है उनमें से भारत एक है, बाकी चीन है, रूस है, इराक है और पाकिस्तान है। और आज इस प्रकार की इमेजेस आना, यानी कहीं ना कहीं ये इस तरह का संदेश देने का प्रयास ईरान कर रहा है कि भारत स्ट्रेटेजिकली ईरान के साथ है। लेकिन हम समझें, मिसाइल्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है या गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी नहीं लिखा है। दूसरा, इजराइल पे लॉन्च हो रही हैं ये मिसाइल्स। इजराइल के हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हम लगातार इजराइल पर होने वाले आतंकवादी हमलों की उसकी हम लगातार भर्त्सना करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा जटिल बिंदु है और मुझे लगता है कि इसमें हमारी तरफ से किसी प्रकार के कोई अभी। अब दर्शकों बताते हैं आपको, आज एक और खबर सामने आई। देश में जब जब त्योहार आते हैं नफरती एक्टिव हो जाते हैं दर्शकों। रामनवमी पर भी ऐसा ही हुआ दर्शकों। ये पत्थरबाज फिर से आ गए सामने। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। आज रामलला का तिलक हुआ। अयोध्या में भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। ये सूर्य तिलक के दर्शन करिए आप। क्या लिखा हुआ? हट। देखिए दर्शक, ये भगवान श्री राम का सूर्य तिलक देश और दुनिया में देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके साक्षी बने। लेकिन दर्शकों, जहां सूर्य तिलक हो रहा है, रामनवमी पर शोभा यात्रा निकल रही है, वहां मुर्शिदाबाद में आप देखिए रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हो गई। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। ये आप देखिए दर्शकों, मुर्शिदाबाद में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। दावा यह कि इस जुलूस में पत्थरबाजी की है और इसी पत्थरबाजी में भगवा झंडे को उतार दिया गया है। अब दर्शकों आपको बताएं, जैसी स्थिति देश में बन रही है, सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं जो एकाएक पत्थरबाजी पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ दर्शकों, रामनवमी पर जुलूस निकल रहा था। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान काफी हिंसा हुई। जंगीपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान झंडा फहराने पर विवाद हो गया। दावा है कि मुस्लिम पक्ष ने जुलूस पर पथराव किया है।
जानकारी आपको दे, जुलूस में शामिल लोगों ने पत्थरबाजों का विरोध भी किया। खबर यह है कि हंगामे के बाद इलाके में दुकानों को बंद कर दिया गया है। जानकारी यह भी आई है केंद्रीय बलों के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर करने का काम किया। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बंगाल की तरह झारखंड में भी काफी बवाल हुआ। रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद माहौल बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि जुलूस निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ रहा था, तभी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में दर्जनों लोगों की घायल होने की खबर है। आपको बताएं, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इस समय पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन दर्शकों, आज जहां बंगाल में एक तरफ हंगामा हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, वहीं आज देश रामनवमी मना रहा था। दर्शकों, आपको बताते हैं, देश रामनवमी मना रहा है और आज भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ है। ये आप देखिए, पीएम मोदी ने देखा। रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य तिलक किया गया। राम मंदिर में स्वयं सूर्यदेव ने भगवान श्री राम का तिलक किया। इस क्षण को देखकर मंदिर में मौजूद भक्त आनंदित हो गए। पीएम मोदी ने भी वर्चुअल तरीके से सूर्य तिलक के दर्शन किए। जानकारी दें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये बालक राम का दूसरा सूर्य तिलक है, यानी रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक किया गया है, जिसमें करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें उनके ललाट पर पड़ रही थी। आपको बताएं, इस अलौकिक दृश्य को साकार करने के लिए, देखने के लिए कई लोग पहुंचे और बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने विशेष उपकरणों का निर्माण किया था, जिनका परीक्षण 24 मार्च को ही पूरा कर लिया गया था। और रामनवमी के इस विशेष अवसर पर भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं। जन्मोत्सव के समय गर्भगृह में 14 विशेष पुजारी भी मौजूद रहे। सूर्यदेव की किरणों को दर्पण और लेंस के जरिए परावर्तित किया गया, सीधे रामलला के मस्तक पर पहुंचाया गया और फिर अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव इस सूर्य तिलक के साथ संपन्न हुआ। रामलला एवं राम परिवार के समक्ष बधाई गान भी गाए गए हैं। तो देश में एक तरफ त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह पत्थरबाजी करके माहौल खराब करते हैं कि सवाल उठाए जाते हैं। आज आगे बढ़ेंगे। आज नवमी भी संपन्न हुई है दर्शकों। आज चैत्र नवरात्र का 9वां दिन रहा। भक्त आज मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। आज की पूजा को महानवमी भी कहा जाता है। महानवमी अनुष्ठान से महासिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं, महासिद्धि का योग बनता है और सभी सिद्धियों और सफलता की दाता देवी सभी को आशीर्वाद दें, यही मनोकामना की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।